चलो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट जो था कि मतलब अब ये लास्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव करा 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है कि ये भाई सबके क्रिटिसिज्म, सबके सजेशन, सब कुछ आ चुका है जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। नाउ इट इज़ टाइम के लेट्स प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट एंड द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ फाइनल थिंग। अब इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने वो 4 नवंबर 1948 को इंट्रोड्यूस करा। याद रखना 48 को इंट्रोड्यूस करा। तो ये थी फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग। अब ये रीडिंग क्या अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। जो असेंबली थी उसने इस फाइनल ड्राफ्ट को जनरली डिस्कस करा 5 दिनों के लिए। कब तक? फोर्थ को इन्होंने पेश करा, 5 दिन लगा लो, 9 नवंबर तक 1948 तक। फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि एक बार फिर से मतलब रीडिंग यहाँ पर अब क्या हो रहा है मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ। रीडिंग का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर गो थ्रू होना, लेकिन वो थॉरो तरीके से गो थ्रू होना, लेकिन थॉरोली। ठीक है, सेकेंड रीडिंग होती है। सेकेंड रीडिंग में क्या करा जाता है? क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होती है। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब कि अगर ये पहला पेज है ना और ये आखिरी पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक एक एक वर्ड, एक एक आर्टिकल, एक एक चीज़, एक एक लैंग्वेज जो लिख रखी है उस पर डिस्कशन हुई। ये सेकेंड क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, आर्टिकल बाय आर्टिकल जो डिस्कशन होती है, ये 15 नवंबर को स्टार्ट होती है 1948 को। और ये क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन थी तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब एक एक आर्टिकल, एक एक चीज़, एक एक टेक्स्ट। जैसे मतलब मान लो कि कशिश आपने कोई बुक लिख दी, ठीक है, उसके बाद आप हमें रिव्यू के लिए दे रहे हो। तो पहले आशमन ने रिव्यू करा, फिर मैंने करा, फिर दिवजोत ने करा, फिर आप बता रहे हो कि एक बार फिर से देख लो सब लोग बैठकर, कोई टेक्स्ट में किसी लैंग्वेज में कुछ गलती तो नहीं है, ईजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कोई वर्ड कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा। तो इस चीज़ में काफ़ी टाइम तो लगेगा ना देखने में, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट तो था नहीं। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 1 साल तक चलती है, देख रहे हो, 1949 तक। कब तक? 17 अक्टूबर तक। 15 नवंबर और 1 महीना ही होता है, अक्टूबर है ना, और 15 तारीख 17 तारीख, ऑलमोस्ट 1 साल तक आप मान लो, 1 साल से कुछ 28 दिन कम मान लो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज कितनी अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई। ठीक है, और इनमें से 2473 अमेंडमेंट्स को एक्चुअली असेंबली के अंदर डिस्कस भी करा गया कि क्या ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़रूरी हैं या फिर नहीं है। थर्ड रीडिंग जो होती है फाइनल ड्राफ्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मोशन मूव करते हैं। मोशन इन द सेंस के एक तरीके से आप ऐसा मान लो, नॉर्मल भाषा के अंदर अभी सिर्फ इतना समझ जाओ कि एक चिट्ठा आता है जो कि सभी मेंबर्स के पास फोटोकॉपी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाता है। इसमें इन्होंने एक मोशन में ये लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा जो सेटल करा गया है वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, असेंबली के सभी मेंबर्स ने मिलकर पास कर दिया। ये इन्होंने मोशन में बोला कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबके सजेशन, सबके क्रिटिसिज्म, सबको अपनाने के बाद क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक टेक्स्ट, एक एक वर्ड के ऊपर चर्चा करने के बाद, जो चेंजेस लाने थे, जो अमेंडमेंट्स लाने थे, उनको लाने के बाद, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द टेक्स्ट एंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये उन्होंने बोला। ये जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसको डिक्लेयर करा उन्होंने कि इट इज़ पास्ड, मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अब यही रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट्स वगैरह आ सकती हैं, लेकिन अब प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने बोला अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी को आपत्ति नहीं है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड। यही हमारे आज़ाद भारत का संविधान बनेगा, इसी को हम जानेंगे भारत के संविधान के रूप में। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने ये मोशन में लिखा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज पास। तो इसलिए हम लोग प्रीएम्बल में डेट लिखते हैं, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये वाली लाइन हम लोग लिखते हैं। ये देखो, ये प्रीएम्बल का चैप्टर है आपका, 4th चैप्टर, हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये वाली लाइन देखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949
वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। और यहाँ पर सभी मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर दिए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने भी अपने सिग्नेचर दिए। कौन था दिवजोत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? आशिमा कौन था? वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कशिश, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन? बी आर अम्बेडकर। वेरी गुड, ठीक है। तो आउट ऑफ द टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यार मुझे एक बात बताओ आशिमा, ये 299 कैसे हो गए? ये जो 389 से कहानी शुरू हुई थी इस चैप्टर के अंदर, ये इतने कम कैसे हो गए? और ये टोटल लिखा हुआ है, टोटल 299 कहाँ थे? टोटल तो 389 थे। वेरी गुड। जब पाकिस्तान बन गया था, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, कुछ रीजन्स वहाँ के बन गए थे, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे पाकिस्तान की साइड से, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को छोड़कर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए थे, या कुल मिलाकर पाकिस्तान चले गए थे, हमारे मेंबर नहीं रह गए थे वो। ठीक है, हम ऐसा तो अलाउ नहीं करेंगे ना कि दूसरी कंट्री, अब जो पाकिस्तान बन गई है, वहाँ से उठ के वहाँ की सिटीजनशिप के जो लोग हैं वो हमारे देश में आके बोले हमारा संविधान में उनका योगदान हो, ऐसा अलाउ करेंगे क्या हम? जैसे कि मैंने बोला था कि क्या हम लोग कभी अमेरिकन या रशियन प्रेसिडेंट को लोकसभा में आकर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे क्या? कशिश बताओ, नहीं ना। तो आउट ऑफ द टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जिस दिन पर कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ ना 26 नवंबर 1949 को, 284 ही सिर्फ एक्चुअल प्रेजेंट थे। ठीक है, ये एक ऐसी भी डेट है जो कि प्रीएम्बल के अंदर मेंशन करी गई है, मैंने अभी आपको दिखा दिया। ठीक है, उधर लिखा हुआ है ऑन दिस डेट, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लोगों के एक तरीके से बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, इनेक्ट करा और इस संविधान को जनता को दिया। वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना कि इट कंटेन्ड अ प्रीएम्बल ना पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था ना उसके बाद डाला गया था। ठीक है, ये हम देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। प्रीएम्बल जो था, देखो लिखा भी हुआ है, द प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया उसके बाद प्रीएम्बल का पेज सबसे फर्स्ट पेज पे लगाया गया। बिकॉज प्रीएम्बल को हम लोग किस तौर पर जानते हैं? वी कंसिडर प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है, इसलिए हम लोग प्रीएम्बल को अपना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये टर्म आएगी 4th चैप्टर में, आप देखोगे अलग अलग टर्म इसके लिए। प्रीएम्बल इज रिगार्डेड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इट इज़ रिगार्डेड एज इंडेक्स पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बुक का इंडेक्स होता है ना, कि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जानना है ना कि भारत का संविधान है कैसा, तो आप एक बारी उसके प्रीएम्बल की तरफ नज़र मारो तो आपको पता लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर बात करी जाती है, लोग इम्पॉर्टेंट है। पहली लाइन ही यही बोलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट रिलीजन के टर्म्स में बोला गया है कि वी द पीपल, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह या फिर ब्लेसिंग ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ न्यूट्रल टर्म, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं हमें कि वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। लोगों को क्या क्या दिया गया है, क्या इंश्योर करा गया है? जस्टिस दिया गया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में। लिबर्टी दी गई है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वालिटी दी गई है, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, भाईचारे की बात करी गई कि लोगों की डिग्निटी एश्योर करवाई जाएगी और देश यूनिटी और इंटेग्रिटी में बंधा रहेगा। और डेट बताई गई है कि किस डेट को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट करा गया इंडिया की जनता के ब्याह पे। वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो एक इतना जो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, शॉर्ट में उसकी झलक हमें देखने को मिल जाती है। तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था उसके बाद प्रीएम्बल को एनेक्ट करा गया। ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर थे उस टाइम के वो
लॉ मिनिस्टर थे, तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपको काम आ सकता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करा था। इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो भी डेलिब्रेशंस यानी कि डिस्कशंस वगैरह होती थी प्रॉपर वे में किस तरीके से डाला जाए, प्रॉपर एक प्रकार से जब डिबेटेबल कोई चीज़ आ रही है तो जब तक उस पर डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए आधी अधूरी टॉपिक उठाकर उसको नहीं डाला जाएगा, कंप्लीट तरीके से डाला जाएगा। इनको जाना जाता है इस चीज़ के लिए, ही इज़ नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्गूमेंट्स। मतलब जो चीज़ें इनको संविधान में डलवानी थी वो डलवा कर ही रहे। कई मेंबर्स इनको क्रिटिसाइज़ करते थे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, आपने क्यों डाली, आपके मेंबर्स ने क्यों डाली, तो इनकी जो आर्गूमेंट्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चाएं होती थी वहाँ पर। और इनको एक टाइटल दिया जाता है, ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर इनकी तारीफ़ों में अगर और बात करें हम लोग, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन मुँह ज़ुबानी याद थे, काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा ही इज़ रिगार्डेड एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान को बनाने के लिए एक मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़े सारे टाइटल हैं, कोई भी टाइटल उठाकर ऐसे आ सकते हैं कि 3-4 टाइटल हैं ये जो आपको दे रखे हैं, कौन से पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मनु, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु इज़ ही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कैसे हुआ, लागू कैसे हुआ। कुछ जो प्रोविजंस थी संविधान की हमारी जो कि रिलेटेड थी सिटीजनशिप से, इलेक्शन से, प्रोविजनल पार्लियामेंट बार बार ये शब्द इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी इलेक्शंस नहीं हुए देश में, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गई है उसके जो जितने मेंबर्स हैं वो प्रोविजनल टेम्पररी ही हैं। चुनाव के बाद वो चेहरे, वो अथॉरिटीज़ वो बदलेंगी। अभी कोई टर्म यूज़ हो ही नहीं रही है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ टर्म है ही नहीं। ये चीज़ें डाल दी गई हैं लेकिन अभी चुनाव होना बाकी है, ठीक है। टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, मतलब देश को चलाने के लिए जो टेम्पररी प्रोविजंस डाली गई हैं और शॉर्ट टाइटल जो डाले गए हैं वो सारे के सारे दे रखे थे बड़े सारे आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 377, 379, 380, 88, 91, 92, 93। डोंट वरी, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। राइट टाइम आने दो, लक्ष्मीकांत आगे प्रोसीड करने दो, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप लर्न होती जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी फोर्स में आती हैं ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस टाइम पर ये फोर्स में आती है, लागू होती है। जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन से हमारा जो भी संविधान लिखा गया था ना, प्रिपेयर तो हो गया था, रेडी तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 से वो लागू होना शुरू हो जाता है। दिस इज रिगार्डेड एज डेट ऑफ इज कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। और इसलिए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे देश में जो हेड होगा, कंट्री का जो हेड होगा, ही और शी विल कम थ्रू इलेक्शंस। वो हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय नहीं करेंगे ब्रिटेन की महारानी की तरह या राजा की तरह, मोनार्की नहीं चूज़ करेंगे हम लोग। हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं प्रेसिडेंट, वो इलेक्शन से आएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है हमारे देश के अंदर, तो क्या हुआ, लेकिन आ तो इलेक्शन से ही रहा है ना, हेरिडिटरी पोजीशन तो एंजॉय नहीं कर रहा ना, ठीक है, कि कोई राजा पहले से चला आ रहा हो, उसका बेटा हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट बन रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 26 जनवरी को स्पेसिफिकली इस दिन को इसलिए चूज़ करा गया एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी का दिन ही हमने क्यों चूज़ करा। इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज इसी दिन पर 26 जनवरी 1930 में हमने पूर्ण स्वराज डे ऑब्जर्व करा था। बड़े सारे नेशनल लीडर ने डिक्लेयर कर दिया था इस दिन कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया है, एंड वी सेलिब्रेटेड पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। और उसके बाद लाहौर सेशन, मतलब ये कब ऑब्जर्व करा था हमने, दिसंबर 1929 में। यहाँ पर देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का
दिसंबर 1929 में जब लाहौर सेशन था तब उस वक्त। उसके बाद हमने 1930 में डिक्लेयर करा था पूर्ण स्वराज्य कि इंडिया कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुका है। कुछ नेशनल लीडर्स ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है तो उसके साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, विद ऑल इट्स इनेक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर पर रिपील्ड। ये सारे के सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जैसे ही लागू होता है, तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो लास्ट एक्ट था जिसके तहत हमें आज़ादी मिली थी, ये भी इसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को भी रिपील कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों एक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जो भी प्रोविजंस थे, जो भी हमें बोरो करने थे, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग डाल चुके थे। अब हमें सेपरेट डॉक्यूमेंट, सेपरेट एक्ट जो कि ब्रिटिश एरा का था, और उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी ना कि अगर आप चाहो तो हमारे एक्ट को एज इट इज़ रख सकते हो, उसके अंदर चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपनी लाकर इनोवेट रेनोवेट कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट तरीके से एबॉलिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने जब तक ज़रूरत थी हमें हमारे देश को चलाने के लिए ऑर्डिनरी लॉज के अलावा एक हमें एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर चाहिए था, तब तक हमने इन एक्ट को अच्छे से संभाल के रखा। जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, हमने इन दोनों के दोनों जो लास्ट एक ठोस मजबूत एक्ट माने जाते हैं, जो कि जिसके थ्रू वजह से इंडिया चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसको हमने रिपील कर दिया, ठीक है। जो एबॉलिशन एक और एक्ट था, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट, ये हमने कंटिन्यू रखा, ठीक है, ये हमने कंटिन्यू रखा, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट। प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट मतलब ये था कि मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ तुम लोगों को। आपने प्रीवी पर्स के बारे में सुना होगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, कशिश अभी आप थोड़ी दिनों में जान लोगे इसके बारे में। क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट्स ने हमें एग्री करा था कि दे आर रेडी टू ज्वाइन इंडिया, वो पहले बहुत ना आनाकानी कर रही थी कि हमें ज्वाइन नहीं कर रहा। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें से 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थी काफ़ी ज़्यादा, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। जब ये प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स और भी जो स्टेट्स थी इंडिया को आसानी से ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इनका एक सबसे बड़ा डर ये था कि हम जो आज के टाइम में राजा हैं, जो प्रिंसेस हैं, इतनी सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, इंडिया को ज्वाइन करने के बाद हम सिर्फ एक नॉर्मल राजा वगैरह हो गए, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, हमारी कोई औकात नहीं होगी, हम भी एक नॉर्मल इंडियन होंगे। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए भारत की सरकार ने इनको ये बोला था, हम तुम्हें प्रीवी पर्स जैसी एक चीज़ देंगे, एक प्रिविलेज पोजीशन देंगे, जिसके तहत जब तुम इंडिया को ज्वाइन कर लोगे, और इंडिया को ज्वाइन करने का डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, किस डॉक्यूमेंट के तहत इंडिया को ज्वाइन करा इन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स ने, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बोलो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, याद आया, 12th में पढ़ा होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको साइन करने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स अब इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाएंगे, उनको एक प्रॉमिस करा गया भारत की सरकार के द्वारा कि आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा, यानी कि हर साल कुछ मुआवजा, इतनी रकम आपके तक पहुंच जाएगी, आपसे आपकी हवेली नहीं छीनी जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं छीनी जाएंगी, और बल्क में जो अमाउंट है, एनुअल अमाउंट, इतना हर साल आपको मिलता रहेगा। इस चीज़ को फाइनली बोल्ड स्टेप के साथ ख़त्म करा था इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, और खुद इंदिरा गांधी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जब वो थी, उन्होंने इस प्रीवी पर्स के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया था, और फिर ये किंग्स वगैरह जो प्रिंसेस थे, इनको नॉर्मल इंडियंस की तरह ट्रीट करने लगे थे, ठीक है।